टैक्सी वाले तो ऐसे सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है जीवन में। एक मिनट। तो सेशन शुरू करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंड ईयर की रिपोर्ट्स के नाम आपको याद रखने, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए थे वो तो मिले नहीं, मतलब वो किसी के पास चले गए या फिर मिल नहीं रहे, ठीक है। एक बार सचिन, आप क्लास में थे क्या लास्ट वाली में? ऑनलाइन में था सर। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा बेसिक। ये तो सारी चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई पॉलिटी को कैसे डील करना है। 8 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं, 11 से 14 और 1 से 4, 11 से 14। ये बाकी सारी चीजें तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। इसके अलावा कौन कौन से पीवाई के इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लगा चुके हैं वहां पे, तो इसको एसेच करने की कोई जरूरत है नहीं। इसके अलावा ध्यान दो, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर कोई एक्ट आया है या कोई लॉ आया है तो उससे रिलेटेड हम लोग चीजें देख चुके हैं। पॉलिटी की बेसिक बेसिक चीजें मैंने करवा दी है, तो मैं इसको बस गो थ्रू करवा रहा हूँ। ऐसी कोई चीज तो नहीं है ना जो आपको यूज करनी है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, रीडिंग बिटवीन द लाइन में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है। और एक चीज मैं और आपको बता चुका हूँ कि अगर आप अभी वो इश्यू आ रहा है तो अभ्यास में मैं बाकायदा 4 पेपर हैं, उनका एक एक क्वेश्चन मैं आपको कर बताऊंगा कि इस पेपर को कैसे तोड़ना था, इसको कैसे डील करना था। तो उसकी भी हम लोगों की प्रॉपर वो होगी, तो उस पर भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अभी बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीजें ऑलरेडी, आर्टिकल, अनुच्छेद, आयोग ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ आपको, डेटा फैक्ट ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। परिभाषा आधारित हो गया, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें, डेफिनेशन, आर्टिकल, डिफरेंट टाइप के इंट्रोडक्शन में आपको करवा चुका हूँ कि नहीं, या मैंने पीडीएफ भेज दिया होगा आपको। तो एक बार उस पीडीएफ से गो थ्रू हो जाना, उसमें अच्छे आंसर क्या है, बुरे आंसर्स क्या है, बुरे इंट्रोडक्शन क्या है, बुरे अच्छे इंट्रोडक्शन क्या है, ऑलरेडी उस पीडीएफ में सब है। कंक्लूजन आपको कैसे लिखने हैं, उन पीडीएफ से गो थ्रू हो जाना एटलीस्ट, तो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखने में बच्चों को इश्यू आता है, ठीक है। तो वो जो मैंने पीडीएफ आपको शुरू में भेजी थी, उनसे एक बार गो थ्रू हो जाना, आपको उसमें आइडिया हो जाएगा कि आपको करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। इसको अब मैं उसमें कर रहा हूँ और उसके बाद फिर हम लोग इसी में एड ऑन करते रहेंगे पेजेस। आज का जो ओवरऑल टॉपिक है वो है सेकेंड एआरसी। क्या है भाई लोग? तो सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट का नाम तो सबको पता होगा ना, कि कौन सी रिपोर्ट है, कितने रिपोर्टर, उनके क्या क्या एस्पेक्ट। रिपोर्ट्स के लेवल पर आपको मैक्सिमम चीजें पता होगी कि कौन सी चीजें आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी है। मैक्सिमम 12 रिपोर्ट के नाम मैं एक्चुअली लिखवा चुका हूँ, और उसमें थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो भी गया होगा कि एक्चुअली रिपोर्ट में क्या होगा, है ना? पता है ना ये तो? अब नहीं पता है तो आईआर वाली क्लास और सिक्योरिटी वाली जो क्लास थी, आईआर और गवर्नेंस वाली जो क्लास थी, यूट्यूब पे पड़ी, उसको जाके देख लें। रही बात आईआर वाले क्वेश्चंस की, तो उसका पेस्टल फॉर्मेट में करा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे भी आईआर का आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, है ना। अगर किसी को कोई पर्सनल इशू है फिर भी आईआर से रिलेटेड, तो मेरे पास पर्सनल आ जाना, उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। जीएस वाला क्वेश्चन कंपोनेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। गवर्नेंस के क्वेश्चन वेरी कर रहे हैं, कभी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कभी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 5 आ रहे हैं। इस बार हम मान के चल रहे हैं कि चाहे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे गवर्नेंस के पक्का। एक तो ई गवर्नेंस अच्छा ऑप्शन है, ई गवर्नेंस से बार बार क्वेश्चन आ रहे ही आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, दबाव समूह है वो वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दबाव समूह हर साल दूसरे साल आ रहे, तो उसके बेसिक पे कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको करवाता जाऊंगा अभी। जो एक तो टॉपिक, उसमें कौन सी रिपोर्ट सेकेंड एआरसी की काम आ सकती है, वो दोनों मैं
करवाता जाऊंगा। अब एक तो ये तरीका है कि मैं सेकेंड आरसी की रिपोर्ट बताऊं कि भाई फिफ्थ रिपोर्ट ये है और ये यहाँ इसको काम में ले लेना। फर्स्ट जो रिपोर्ट है, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि सिलेबस के जो टॉपिक है उसके बेस में मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे इस चीज को यूज करना है, तो ये ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा है, फर्स्ट या सेकंड। अब आप अपने अनुसार मैसेज करके डाल दो कि कौन से तरीके से आपको उसको करना है। जैसे ई गवर्नेंस आरपी है, उसका वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, तो इस पे गो थ्रू हो जाना। इलेक्शन रिफॉर्म तो ऑलरेडी पिछले साल उन्होंने पूछ ही लिया है, ठीक है। अगला आईसीटी, नीतिगत प्रणाली और ये सारी चीजें, दबाव समूह, ये सारे एनजीओ। एनजीओ इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इस पे मैं कुछ एक चीजें इनको लेके मैं करवाता रहूंगा, ठीक है। अभी तो अब मैं शुरू करता हूँ। राज्यपाल में ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। उसके अलावा हाल ही की जो घटनाएं हैं, ये सारी चीजें बेसिक जो आरपीएस से रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन पूछा, 2019 में पूछा, जैसे दबाव समूह हो गया, ई गवर्नेंस हो गया। मैं बोला आपकी ई गवर्नेंस, दबाव समूह, आरपीए तो इस बार इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन हाल ही में जो गवर्नेंस रिलेटेड कोई प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं तो उनको एक बार गो थ्रू हो जाना, बाकी तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक सिविल सेवाओं में लोक सेवाओं की भूमिका ऑलरेडी आपको पता है, स्टील फ्रेम वाला कंसेप्ट हो गया, कुछ एक चीजें, तो वहां पे क्या क्या चीजें यूज करनी है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बाकी तो चीजें आपको पता ही है, इसमें नया कुछ है नहीं यार जो बताऊंगा अभी टाइम खाने के लिए, ठीक है। एक तो कीवर्ड्स और टेलवर्ड को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ो। मैक्सिमम बच्चों के साथ इश्यू आ रहा है कि क्वेश्चन के कोर डिमांड को वो नहीं मीट कर पा रहे, तो उस समस्या का समाधान ये है कि आप एटलीस्ट उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करो कि मैक्सिमम जितनी सारी चीजें, जितने सारे पार्ट्स पार्ट है उसको एटलीस्ट डील करो। रिपोर्ट्स ये मैं एक दिन एक क्लास और लूंगा तो इन फ्यूचर जब भी मैं लूंगा अभ्यास के बाद में, उसमें अपडेट वाला मटेरियल थोड़ा कुछ करवा दूंगा। बाकी टॉपर्स की नोट और स्क्रिप्ट तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता है, तो ये मैंने आपके साथ भेज भी दी है, तो इसमें मैं नया कुछ करवाने वाला हूँ नहीं। आप इससे गो थ्रू हो जाना, मुझे डायग्राम से वो बताना। अब मैं शुरू कर रहा हूँ सेकेंड आरसी की समरी, ठीक है। पेज ऐड ऑन कर लेता हूँ मैं काफी सारे, ठीक है। अब मैं लिखाता जा रहा हूँ, नोट डाउन करते जाना, बाद के लिए कुछ मत छोड़ना। ये क्लास लास्ट है, फाइनल है, इसको दोबारा मतलब देखने की जरूरत भी ना पड़े। अब बात कर रहे हैं हम सेकेंड आरसी की फर्स्ट रिपोर्ट, ठीक है। सेकेंड आरसी की फर्स्ट रिपोर्ट का नाम है सूचना का अधिकार। क्या है? सुशासन की मास्टर कुंजी, गुड गवर्नेंस, सुशासन की मास्टर कुंजी, मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। जहां पे भी आरटीआई वाला क्वेश्चन है आपके लिए कुछ एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है जानने, कौन कौन से। एक तो आरटीआई की धारा 4 और दूसरी कौन, धारा 8। धारा 4 कहती है कि लोक जो अधिकारी है उसको सूचना का स्वतः प्रकटीकरण करना पड़ेगा, और उसी को आधार बनाकर हम लोगों ने क्या किया है कि भाई सेकेंड आरसी की जो सेकेंड आरसी की फर्स्ट रिपोर्ट, उसकी आरटीआई की धारा 4 एक्ट जो अधिनियम 2005 वाला, उसकी धारा 4 कहती है कि भाई स्वतः प्रकटीकरण करना होगा, और उसी का बेस्ट प्रैक्टिस कौन है, राजस्थान का जन सूचना पोर्टल। इसको लिख लो यहाँ, जब भी आप आरटीआई का क्वेश्चन आए आपको वे फॉरवर्ड में कंक्लूजन में ये जन सूचना पोर्टल आना ही आना चाहिए। अगर मैं बात करूं एक और इसके सुप्रीम कोर्ट के केस की, तो इसका सुप्रीम कोर्ट का केस है हमदर्द दवाखाना। मैंने इसी को नोट्स में नहीं लिखा है, मैं यही लिखाता जा रहा हूँ, तो इसको नोट डाउन करते जाना, ठीक है। हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघवाद, कब का है, 1960 का, 1960 का। इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, जो आरटीआई है ना, जो जानने का अधिकार है, वो आर्टिकल 19(1) का पार्ट है। क्लियर है? कैमरा ऑन कर लो यार सब लोग, ठीक है। यहाँ पे जब भी आरटीआई कोई क्वेश्चन आए या जब भी पारदर्शिता के सवाल पे आए, तो वहां पे एक कोट हमेशा याद रखना, जेपी की, जिंदा नस्लें जब सवाल पूछती है।
ठीक है। धारा 8 के धारा जो 8 है, जो इसकी धारा 8 है, वो कहती है कि कुछ आधारों पर छूट छूट प्रदान करती है पारदर्शिता की आरटीआई अधिकार के तहत। ठीक है, विभिन्न आधार है जिसमें सूचना के प्रकटीकरण पर छूट दी जा सकती है। सब समझ पा रहे हो, लिख पा रहे हो? स्पीड ठीक है? गर्दन तो हिला दो। नहीं लिख पा रहे हो? अच्छा इंग्लिश में बोलो। ठीक है। जो धारा 4 जो सेकेंड आरसी की सॉरी आरटीआई एक्ट है, उसका जो फोर्थ वो है प्रोविजन, उसमें कहा गया है कि जो सूचना का ना वो आपको स्वतः प्रकटीकरण करना पड़ेगा, कि उसके लिए आपको बातें नहीं किया जाए। ये रूल है कि आप जैसे ही आप अनेबल करो अपना सिस्टम, आपके लिए कंपल्सन है कि आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको स्वतः ही मतलब सेल्फ ही मतलब लोगों के सामने रखो। उसको क्या बोलेंगे यार, मेरे को नहीं आ रहा इंग्लिश में। ठीक है, ये एक इश्यू। सुप्रीम कोर्ट का केस है हमदर्द दवाखाना वो होम्योपैथी जो भी। हाँ, हिंदी में भी यही लिखते हैं यार, इंग्लिश में भी हमदर्द दवाखाना का नाम भारत यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया 1960 का। ठीक है, जिंदा नस्ल सवाल पूछती इसका तो बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक एक्ट जो अपने को यहाँ पे लिखने हैं आरटीआई की पहली सेकेंड आरसी, जहाँ पे भी आरटीआई का कोई क्वेश्चन आए, मैं बस ओवरऑल आरटीआई को डील कर रहा हूँ ना, जहाँ पे भी क्वेश्चन आए कुछ एक प्रॉब्लम है, जैसे सिविल सेवा आचरण नियमावली, कोड ऑफ कंडक्ट कोड 1964। इसमें यह कहता है कि भाई बिना प्राधिकार के कोई भी सूचना को संप्रेषित नहीं करोगे, बिना आपकी अथॉरिटी के आप किसी भी सूचना को उसका ट्रांसफर नहीं करोगे। ठीक है, ये कहाँ पे आएगा? आरटीआई में बाधा। जब भी आप मतलब प्रॉब्लम की बात करोगे, आरटीआई में जब भी प्रॉब्लम की बात की जाएगी, ये चीज काम आएगी। ठीक है, इतना क्लियर। दूसरा क्या है? गोपनीयता का कानून, गोपनीयता सुरक्षा गोपनीय सुरक्षा कानून 1923। ये क्या है कि भाई ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923 ये कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई भी सुरक्षा को गोपनीय बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आरटीआई के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया? अगला क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तो पता ही होगा सबको। इसकी धारा 123 ये कहती है कि जो भी विभाग का अध्यक्ष है ना, उसके पास सूचना की गोपनीयता पारदर्शिता संबंधित नियम निर्णय होते हैं, तो अपने अनुसार डिस्क्रिप्शन लेगा। तो ये कुछ एक कानून है जो पारदर्शिता की संस्कृति के खिलाफ अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा चौथी चीज क्या है कि संसदीय सदस्य है ना, उसकी गोपनीयता की शपथ। आर्टिकल 164। ठीक है, अब इन सारी चीजों का समाधान क्या हो? ये तो प्रॉब्लम हो गई। हाँ सर, ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब बात करनी है हमको सॉल्यूशन की। अगर मैं बात करूं इसके सॉल्यूशन की, तो हम लोगों को क्या करना है? जैसे ही हम लोग आरटीआई की सेकेंड आरसी की फर्स्ट रिपोर्ट की बात करेंगे, तो इन सारी चीजों के सॉल्यूशन सेकेंड आरसी की फर्स्ट रिपोर्ट भी देती है, और दूसरा कौन देता है? संविधान समीक्षा आयोग। ये कब बना था? 2000 में, वेंकटचलैया कमीशन। इन दोनों ने मिलकर क्या बोला कि देखो ऐसी बात है कि भाई एक तो लोक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करो। ठीक है, इंग्लिश समझ में आ रही है ना इतनी तो? दूसरा क्या करना चाहिए कि ये मंत्री की पारदर्शिता की शपथ थी ना, गोपनीयता की शपथ थी, इसको पारदर्शिता की शपथ में बदल दो। कि भाई सबसे पहले आप हायर लेवल से स्टार्ट करो ना, कि पारदर्शिता की संस्कृति की शुरुआत करनी है। गोपनीयता की संस्कृति, कल्चराइजेशन ऑफ सीक्रेसी की जगह पारदर्शिता की संस्कृति को अपनाना है अपने को। ये कीवर्ड होगा, ये कंक्लूजन का कीवर्ड है। 2 मिनट सर, इसी से करवा। अगला,
सूचना का जो वर्गीकरण है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सूचना का वर्गीकरण था धारा 123 के तहत क्या था कि भाई ऑफिशियल को वो था इश्यू, तो वहां पे हम लोगों को अगर पारदर्शिता लानी है तो वहां पे क्या करेंगे, सूचना की ग्रेडिंग कर दो। अगर नेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रायोरिटी पे उसको बैन करवाओ, नहीं तो उसको पारदर्शिता के हिसाब से चलने दो। अगला अगला क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हो गई। अगला क्या है, अब जहां पे भी एक चीज आरटीआई की जो सेकंड फर्स्ट रिपोर्ट है ना, उसका कंक्लूजन क्या है कि भाई आरटीआई ना पेनिसिया नहीं है, रामबाण नहीं है, वो प्रशासन में सुधारने का एकमात्र साधन जरूर है। अर्थात वो दवाई का इलाज है, वो दवाई का समाधान नहीं है बीमारी का। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हो जाएगा अगर आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उस तरीके से आपको डील करना है। तो आरटीआई वाला जितने भी फैक्ट थे, जितने भी सेकंड आरसी की फर्स्ट रिपोर्ट की काम की चीजें थी, वो मैंने आपको डील करवा दी। ये आपके वैल्यू एडिशन के रूप में काम आ जाए। ठीक है, पारदर्शिता की संस्कृति, विकेंद्रीकृत शासन, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको इसमें ऑलरेडी इंक्लूड करनी ही करनी है। ठीक है, अगला मैं आता हूं ई गवर्नेंस। ये कौन सी रिपोर्ट है? 11th रिपोर्ट। अगर मैं 11th रिपोर्ट की बात करूं तो 11th रिपोर्ट कहती है सेम चीजें जो हम लोगों ने देखा था। अभी यहाँ पे क्या देखा है, आरटीआई सुशासन की मास्टर कुंजी है ना, सेम कीवर्ड वहां पे बदल जाएगा। वहां पे कीवर्ड क्या हो जाएगा कि ई गवर्नेंस सुशासन की मास्टर कुंजी, कीवर्ड हो गया। दूसरा, ये सेकेंड आरसी की 11th रिपोर्ट कहती है स्मार्ट गवर्नेंस की। ये तो पता ही होगा ना आपको, स्मार्ट गवर्नेंस जो मोदी जी बोलते रहते हैं। एक्चुअली सेकेंड आरसी की जो 11th रिपोर्ट थी उसने पहली बार इसका कंसेप्ट दिया कि भाई स्मार्ट गवर्नेंस की बात करें। स्मार्ट गवर्नेंस सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, किसका रिपोर्ट का नाम करोगे? ई गवर्नेंस क्यों चाहिए हमको, किसके लिए? स्मार्ट गवर्नेंस के लिए। ठीक है, अब इसका ई गवर्नेंस के सेकेंड आरसी की जो वो रिपोर्ट बोलती है कि वो भाई बोलती है कि 4 आधार है। कौन कौन से? एक तो नागरिक है, ठीक है, दूसरा है प्रक्रिया, तीसरा क्या है? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, और चौथा क्या है? संसाधन। ये सेकेंड आरसी के 4 पिलर है। अगर इसको आपको ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे समझो। इसका एक डायग्राम बता देता हूँ, बाकी तो मैक्सिमम चीजें ये गवर्नेंस में आपको पता है, G2G वो सारी चीजें पता है, सेकेंड आरसी में वही सारी चीजें बोली है। इसके अलावा 2 चीजें काम करनी है कि जो यार जो ई गवर्नेंस इसका डीपनिंग भी हो और वाइडनिंग भी हो, एक ये कीवर्ड है। मतलब आपका जो विभाग है, एक तो मंत्रालय से लेकर पंचायत तक, ये है वाइड डीपनिंग, और एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय तक, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक, दोनों और वाइडनिंग भी हो। ई गवर्नेंस का डीपनिंग भी हो और वाइडनिंग भी हो। इसके लिए यूएन का 5 स्टेज मॉडल है। ठीक है, यूएन का 5 स्टेज मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, उसके हम 5वें चरण में आ गए हैं। जहां पे भी आपको आर्गुमेंट लिखना हो वहां पे लिखना कि यूएन का 5 स्टेज इवोल्यूशन मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, वी आर इन 5th स्टेज ऑफ ई गवर्नेंस, कि हम लोग डीपनिंग भी कर गए हैं और वाइडनिंग भी कर गए। उसके एग्जांपल तो आपको प्रिया सॉफ्ट हो गया, वो हो गया, क्या नाम है, दीक्षा पोर्टल हो गई, पता है ना आपको ये सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ। एक एग्जांपल ये लेना कि डिफरेंट ई गवर्नेंस के जो प्रोग्राम है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे गवर्नेंस से रिलेटेड, जैसे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड, वो अपने अपने बना लेना। सेकेंड आरसी की जो 11th रिपोर्ट है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, दूसरा कुछ एक बेसिक चीज है कि भाई ई गवर्नेंस ना सिटीजन सेंट्रिक हो, ना कि प्रशासन सेंट्रिक, गवर्नेंस सेंट्रिक। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए
कि भाई मार्केट बेस्ड इनोवेशन तो इसमें हमेशा अलाउ किए जाने चाहिए वे फॉरवर्ड में। इसको लिखते जाना, मैं नहीं लिख रहा हूं। अब ये क्या काम करेगा ये तो आपको पता ही है कि भाई क्या काम करेगा, ये तो सारी चीजें पता नहीं है। इसके लिए कुछ एक इन्होंने प्रोजेक्ट का नाम दिया है, वो मैं सेकेंड ईआरसी के प्रोजेक्ट का नाम मैं बता देता हूँ। हालांकि ये आउटडेटेड चीजें हैं, अगर आप नए प्रोजेक्ट डाल दोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ये सेकेंड ईआरसी बनी थी 2007-8 के आसपास, तो उस टाइम जैसे भूमि राशि प्रोजेक्ट हो गया, केरला का फ्रेंड्स अप्रोच हो गया, उस टाइम के लिए काफी मतलब उस टाइम के लिए काफी इनोवेटिव थे। लेकिन आज के पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं तो हम लोग सारा संजीवनी वाला, ई संजीवनी वाला प्रोजेक्ट लेंगे ना भाई। मेडिकल हेल्थ का मेडिकल जो स्वास्थ्य कार्ड है वो लेंगे ना एग्जाम्पल। हम नेशनल लेवल पर बेस्ट प्रैक्टिस को अपना चुके हैं, तो नया तो उनको तो पुरानी चीजों को तो अब जैसे सिंगापुर वन था, सिंगापुर वन क्या था कि पूरा वन नेशन वन एक सिस्टम बना दिया, वन नेशन वन रेशन कार्ड हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है भाई, उससे अच्छा है आज। ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल। तो ई गवर्नेंस के नए जो एग्जाम्पल है उनको यूज लेना, अगर आपको लेना है कि केरला की फ्रेंड्स है अप्रोच, राजस्थान का ये मित्र कियोस्क वाला तो है, और अगर मैं बात करूं कुछ एक कर्नाटका का भूमि परियोजना, ये बेसिक ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन्होंने ई गवर्नेंस को बेसिक लेवल पर पहुंच को, एक्सेस को काफी बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा ई गवर्नेंस पर जो एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक स्टेटमेंट है, वो कहता है जब भी आप कंक्लूड करो ई गवर्नेंस पे, एपीजे अब्दुल कलाम जी को इसमें कंक्लूजन में रखना, ठीक है, या फिर यूएन का 5 स्टेट मॉडल का 5th जनरेशन वाला डाल देना, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि ई गवर्नेंस को ना सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, नागरिक केंद्रित होना चाहिए। और नागरिक केंद्रित सेवाएं किसका पहला काम है? सरकार का पहला काम है। और किसी वर्ल्ड के किसी भी देश ने, किसी भी देश के 1 अरब लोगों ने आज तक कोई भी ई गवर्नेंस प्रणाली लागू नहीं की है, लेकिन इंडिया उसमें अग्रणी भूमिका में आ सकता है। ये उनका स्टेटमेंट था एपीजे अब्दुल कलाम जी का। ठीक है, तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी आपको अच्छी लाइन लिखी वो एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से लिख सकते हो, क्योंकि उन्होंने इंडिया बियॉन्ड 2020 में काफी बात कही है ई गवर्नेंस की। ठीक है, अब ई गवर्नेंस के लिए कुछ एक वे फॉरवर्ड क्या थे, क्या था? एक तो डीपनिंग और एक वाइडनिंग। अरे यार एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो भी आपके मन में आए ना वो लिखा जाना, ठीक है, वही एपीजे अब्दुल कलाम जी का कोट था। बस कोशिश करना है कि जो वर्ड्स है ना थोड़े प्रोमिनेंट लेना, कि भाई नागरिक केंद्रित शासन जन आधारित केंद्र की अवधारणा का आधार है, ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी अपने आप में एक स्टेटमेंट बोलना है होगा कहीं ना कहीं यार। सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच का बेस है क्या ई गवर्नेंस? कुछ भी लिखोगे मतलब चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसको वो लाइन में लाएगा कि कहीं बोला था कि नहीं बोला था। सेकंड ईयर की फर्स्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ काफी बड़ा भाषण है, मैं उसको पूरे को समरी थोड़ी करवाऊंगा, बस उनका कोटेशन है सेकंड ईयर की इस रिपोर्ट में, 11th रिपोर्ट में। अगला, हाँ, बाकी तो सारी चीजें पता ही है, एक डायग्राम है वो करवाना है कि नहीं करवाना है, बाकी तो सारी चीजें मैं खत्म कर रहा हूँ सेकंड ईयर की इस रिपोर्ट को, क्योंकि मेरे पास जो समरी थी वो थोड़ी खो गई है, तो इस वजह से मेरे को पूरा लिखाना पड़ रहा है आप लोगों को, नहीं तो मैं देखता बस एक डायग्राम बना लीजिए। ये क्या डायग्राम था, एक मिनट। हाँ, कुछ एक बेस्ट प्रैक्टिस जैसे फेसलेस असेसमेंट टैक्स सिस्टम का अभी जो आया है, ठीक है, ये क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस है। विवाद से विश्वास तक, जनधन आधार मोबाइल डीबीटी, आरटीआई, और इससे रिलेटेड शिलोंग घोषणा पत्र है, शिलोंग घोषणा पत्र, शिलोंग डिक्लेरेशन। ठीक है, उसमें इन्होंने बोला कि ई गवर्नेंस का हर बार वो होता है
सम्मेलन होता है ई गवर्नेंस के लिए, और शिलोंग घोषणा पत्र में केंद्र सरकार बोलती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई मेगाराज हो गया, इनको बढ़ावा देंगे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए डिजिटल डिवाइड उसको कम करेंगे, डिजिटल डीपनिंग को बढ़ाएंगे, डिजिटल वाइडनिंग को बढ़ाएंगे। ये तो बेसिक चीजें हैं, तो वो तो आप कर ही दो, ठीक है। एक जो एग्जाम्पल था वो मैं आपको डायग्राम था, 3 लेवल पर चीजें हो सकती है ई गवर्नेंस, ठीक है। एक तो है कनेक्ट, दूसरा क्या है क्लाइंट, और तीसरा क्या है कंप्यूटर। ई गवर्नेंस के 3 ही तो आधार ही है कि भाई कंप्यूटर हो मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है। कनेक्ट हो मतलब सिटीजन गवर्नमेंट सिटीजन, बिजनेस टू बिजनेस सबका कनेक्शन हो, और तीसरा क्या है क्लाइंट के साथ, क्लाइंट मतलब डिजिटल डिवाइड ना हो, डिजिटल लिटरेसी। तो ये बेसिक इसका डायग्राम था जहां पे भी गवर्नेंस का आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब ई गवर्नेंस की परिभाषा पता है ना, ये लिखा हूं, हिंदी वाले लिख लो, एक स्टैंडर्ड परिभाषा। शासन की प्रक्रिया में आईसीटी, सूचना दूरसंचार तकनीक का उपयोग कर शासन तंत्र में बदलाव, ताकि सुशासन और स्मार्ट शासन के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। इसका डायग्राम बनाना हो, शासन, जनता, ई गवर्नेंस, ये ब्रिज की तरह काम करेगा। मैंने एक दूसरा डायग्राम बनाया, वो मैं नहीं दे रहा उसको, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इसके कंक्लूजन में एक दे सकते हो, आईटी प्लस आईटी इक्वल टू आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया टैलेंट, इंडिया टुमारो, XYZ जो भी, ठीक है। तो रिपोर्ट कंप्लीट। कौन सी रिपोर्ट थी? ई गवर्नेंस से रिलेटेड। अरे आपको बेसिक जो जितनी इंफॉर्मेशन दी है ना, इसी को घुमा फिरा के लिखा ना, ये मोर देन सफिशिएंट है। सेकंड ईयर की 11th रिपोर्ट के नाम से जो भी लिखा हुआ है ना, वो भी सही है, मिनिमम इतना कर लेना। मैं तो वैसे ही ज्यादा करवा रहा हूँ, ठीक है। अगली रिपोर्ट एक मिनट में हटाता जाऊँ ना, जो करवाता जा रहा हूँ। अगली हम रिपोर्ट करते हैं 10th रिपोर्ट। कौन सी है? कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन। ये तो इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इसमें कुछ एक कीवर्ड है जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, एक मिनट। 10th रिपोर्ट में, ठीक है। एक तो चीज कि भाई पहले कौन सा था मॉडल? वेबेरियन मॉडल, वेबेरियन नौकरशाही थी। स्ट्रक्चर पहले से फिक्स था और उनका बिहेवियर फिक्स था। लेकिन अब ट्रिपल ई पे इकोनॉमी काम कर रही है। ट्रिपल ई आज की नई आवश्यकता है। क्या क्या? इकोनॉमी भी हो, एफिशिएंसी भी हो, और इफेक्टिव भी हो। लिख लिया। उसके बाद कुछ एक चीजें मैं ऐड करवा रहा हूँ इसमें। एक मिनट, लेटरल एंट्री तो नहीं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है आपको पता है? बाकी सारी चीजें बेसिक, बस इसमें
एक देख लेना कुछ एक कीवर्ड कि सुशासन एसडीजी प्राप्त करने में सहायक है, नॉलेज बैंक के रूप में काम करता है। और वर्ल्ड बैंक कहता है कि ये स्टील फ्रेम है, किसका? इंडिया का। अब मैं ये नहीं बता रहा कि अब ये ना लेटरल एंट्री का समर्थन करता है यहाँ पे सेकंड एआरसी, ठीक है। अब कुछ एक सेकंड एआरसी की समरी कर रहा हूँ, है ना, क्या क्या सुधार की आवश्यकता बताता है। जहाँ पे भी समस्या है वो यही है, सुधार उन्हीं पे बताया जाता है जो समस्या हो, ठीक है। मैं वे फॉरवर्ड बता रहा हूँ मैक्सिमम चीजों को, क्योंकि हमारे वही काम आएगा। अगर पहला मैं बात करता हूँ मूल्य के स्तर पर, तो वैल्यूज के लेवल पर जो हमें चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि हम कल्याणकारी राज्य के साथ मार्केट बेस्ड इकोनॉमी भी होता है, तो हम लोगों को दोनों में संतुलन साधना है। हमको इंटीग्रिटी भी चाहिए और हमको क्या चाहिए? कंपैशन भी चाहिए। इसके लिए इन्होंने बोला कि 360 फीडबैक सिस्टम बनाओ भाई साहब, ठीक है। 360 फीडबैक, कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली, वर्क मैनेजमेंट असेसमेंट सिस्टम, कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली 360 फीडबैक। दूसरा बोला इन्होंने कि भाई साहब ये तो ठीक है आपकी बात, लेकिन प्रशिक्षण के स्तर पर भी सुधार करो। और वो बोलते हैं कि मिड टर्म ट्रेनिंग एमटीटी, जिसके लिए कौन सा कोई भी प्रोग्राम आया है करनी होगी। इसके लिए अगर आपको कोई और फैक्ट जानना चाहिए तो मिड टर्म ट्रेनिंग के लिए योगेंद्र समिति, इसने भी यही सिफारिश दी थी। दूसरा इन्होंने बोला कि कार्य निष्पादन प्रोत्साहन स्कीम लाई जाए, कि आपने काम कितना बेहतर किया है उसके हिसाब से आपको प्रोत्साहन दिया जाए। दिक्कत क्या है कि भाई अगर आपने खराब काम किया तो आपको दंड मिलेगा, लेकिन अच्छा काम नहीं किया, अच्छा काम किया तो आपको पुरस्कार मिलेगा ही नहीं। लेकिन उसी को बेस बनाकर हम लोगों ने क्या किया, सिविल सर्विस से रिलेटेड बेस्ट प्रैक्टिस के लिए अवार्ड देना शुरू किया। जो सिविल सेवा के दिन लिए जाते हैं वो बेस्ट प्रैक्टिस। उसके लिए सेकंड एआरसी बोलती है कि न्यूनतमवादी दृष्टिकोण से अपनाकर संपूर्ण कर्तव्य परायणता की ओर जाना पड़ेगा। मिनिमलिस्ट अप्रोच से निकलकर आपको मैक्सिमम ड्यूटी का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल ड्यूटी को आपको समझना पड़ेगा। मिनिमलिस्ट अप्रोच क्या है कि भाई कानून में लिखा है, भाई मेरे लिए क्या था, अगर मेरे लिए मिनिमलिस्ट अप्रोच क्या होती है कि मेरे को बताया कि लक्ष्य का बैच लेना, जो पीपीटी है उसको डिस्कस करके खत्म कर दूं। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ और मुझे पता है कि आपको जरूरत क्या है, तो वो मैं क्या अपना कर रहा हूँ, ड्यूटी बेस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ कि मैक्सिमल मतलब जो मेरी एक्चुअल ड्यूटी है, संपूर्ण ड्यूटी है, उसका निर्वहन कर रहा हूँ। अंग्रेजी वाले कंफर्ट है इसमें, समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो सेकंड एआरसी की 10th रिपोर्ट इसके लिए ये कार्मिक ये बोलता है कि लेटरल एंट्री को अलाउ किया जाए, ठीक है। और लेटरल एंट्री के पक्ष में देता है कि भाई अब क्या है, जो आधुनिक डोमेन में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई है, बायोटेक्नोलॉजी जैसे नए नए आयाम जुड़ गए, ठीक है। और ड्राईलैंड फार्मिंग आईटी जैसे चीजें बढ़ गई है, वर्क कल्चर में चेंज आ जाएगा, यथास्थितिवाद से समाधान मिलेगा, साथ ही साथ नई ऊर्जा नवाचार जैसी चीजें हमारे शामिल होगी, ठीक है। इसके अलावा और अगर मैं सुधारों की बात करूं तो मिड टर्म ट्रेनिंग 360 फीडबैक, इसके अलावा क्या होगा, गोपनीयता रिपोर्ट होती है, वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट होती है सिविल सेवकों की, उसकी जगह इन्होंने बोला कि अब कार्य निष्पादन रिपोर्ट हो आपकी, कि भाई सीक्रेसी जो रिपोर्ट थी ना आपकी, पर्सनल सीक्रेसी रिपोर्ट, सीक्रेट रिपोर्ट होती है जिसको बोलते हैं गोपनीयता रिपोर्ट, सीक्रेट रिपोर्ट जो पर्सनल लेवल पर होती थी, उसकी जगह उन्होंने बोला कि कार्य निष्पादन रिपोर्ट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि भाई सब्सिडियरिटी के सिद्धांत पे आप काम करो, सब्सिडियरिटी का सिद्धांत, ये सब्सिडियरिटी का सिद्धांत क्या पता है आपको या बताऊं?
सब्सिडियरिटी का सिद्धांत ये है कि भाई आप उतना ही काम करो जितना आवश्यक हो, बाकी काम नीचे विकेंद्रीकृत कर दो। अगला इन्होंने बोला कि सिविल सोसाइटी जो एनजीओ है, सॉरी एनजीओ है, सिविल सोसाइटी है, इसके साथ मिलकर, ये कंक्लूजन है इसका सेकंड आरसी की जो 10th रिपोर्ट है कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन, उसका कंक्लूजन ये है कि जो लोक सेवक संगठन है, लोक सेवा संगठन है, सिविल सोसाइटी है, उसके साथ लोक सेवकों को मिलकर सामूहिक रूप से जो समाज की समस्याएं हैं उनका समाधान करना पड़ेगा और एक सशक्त भारत, विकसित भारत की ओर लेके जाना पड़ेगा, जहां पे प्रोसेस बेस्ड जो अकाउंटेबिलिटी उसकी जगह प्रोडक्टिव बेस्ड अकाउंटेबिलिटी हो। आपकी अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेहिता हो, लेकिन आपकी प्रक्रिया आधारित जवाबदेहिता नहीं हो कि भाई आपको नोटिंग करनी है और आपने ये काम कर दिया तो कैसे किया। आपका प्रोडक्टिविटी बेस्ड जवाबदेहिता, परिणाम आधारित जवाबदेहिता। ठीक है, और कुछ एक चीजें हैं तो हाँ, दूसरा ये कहता है कि सिविल सेवा बोर्ड का गठन हो, सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन, जो तबादलों की हो गई या और सारे काम है उनकी जांच करे। ठीक है, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी भी इससे संबंधित है। इसकी सेकेंड आरसी की 10th रिपोर्ट की एक मतलब मस्त कोट है कि जब तक आप नष्ट नहीं करोगे ना, तब तक नए का निर्माण नहीं करोगे। तो ये परंपरागतवादी जो दृष्टिकोण है, इससे आगे जाके हमको मैक्सिमलिस्ट अप्रोच की ओर जाना पड़ेगा। जब भी सिविल सर्विस बेस्ड रिफॉर्म आए, अब ऐसे समझो, ये मैं बेसिक खाका बता रहा हूँ, ये लिखो मत इसको, ठीक है। जब भी कोई रिफॉर्म आए, जब भी किसी चीज में, तो सोचो अगर सिविल सर्विसेज या पुलिस रिफॉर्म है तो 3 लेवल पर देखना। एंट्री के लेवल पर क्या कर सकते हैं कि जब चयन हो रहा है वहां पे क्या कर सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन की मांग है तो पेपर उसी अनुसार डिजाइन। सेवा के दौरान क्या कर सकते हैं कि भाई नियम आधारित ब्यूरोक्रेसी हो, रूढ़िवादी हो, स्पेशलाइज मतलब जो क्रम हो उसमें सुधार किया जाए। उसके बाद असेसमेंट हो, प्रॉपर असेसमेंट हो, मिड टर्म ट्रेनिंग हो, प्रोत्साहन हो, उसको 360 फीडबैक हो। और क्या हो सकते हैं, व्यापक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, क्या हो, लेटरल एंट्री हो, ट्रेनिंग हो, ये सारी चीजें उसमें शामिल करने की बात कही। इसके अलावा जो एक चीज और थी कि नीति आयोग ने भी ये चीज बोली है कि मिड टर्म ट्रेनिंग की बात नीति आयोग ने भी बोली है। मूल्यांकन के लिए 360 वो तो मैंने बता ही दिया आपको। इसके अलावा कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, जो कोड ऑफ कंडक्ट 1964 वाला, इसको ये न्यूनतमवादी दृष्टिकोण पे बनाया गया है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। दूसरी एक एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की बजाय कार्य निष्पादन रिपोर्ट, वर्क असेसमेंट रिपोर्ट, उसके ओर जाना है। भाई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या हो, उसके काम के साथ 360 फीडबैक हो उसका, तभी तो एक बेहतर प्रशासक हो सकता है। मैं ना यहाँ पे इतना समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी समय की सीमाओं को साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इतनी समझ बना के बैठे हो और आप इनको यूज ले लो, ठीक है। अगर मैं समझाऊंगा तो एक रिपोर्ट एक दिन में करवा पाऊंगा, काम की चीजें मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक पीरियोडिक अप्रेजल हो ताकि अनिवार्य सेवा मुक्ति का प्रावधान हो। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका कार्य निष्पादन अच्छा नहीं है, एक बार आप अधिकारी बन गए, उसके बाद आपके अगर इस तरीके से काम नहीं किया तो आपके लिए प्रशासन के लिए एक बोझ बनकर बन जाओगे। उसको बोलते हैं रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, मेरे को याद होगी सारी कीवर्ड। तो रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनना है उनको अनिवार्य सेवा मुक्ति करो पीरियोडिक अप्रेजल के साथ। जैसे हाल ही में क्या हुआ था, 27 IRS थे ना, उनको अनिवार्य सेवा मुक्ति दी थी, ठीक है।
एक मस्त आपके लिए केस स्टडी के लिए आपको मस्त चीज दे रहा हूं कि जहां पे भी लोक सेवा से रिलेटेड आपको कोई सुधार की बात की जाए या प्रशासन से रिलेटेड आपको कोई बात की जाए तो इस रिपोर्ट को काम में लेना। और एक केस और दे रहा हूं, TSR सुब्रमण्यम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस। जहां पे भी आप बोलोगे ना कि भाई मैं मंत्री जी की बात नहीं मानूंगा और मैं उनको बोलूंगा कि आप लिखित सलाह दो तब मैं आपकी बात मान लूंगा, क्योंकि कई बार धमकाने वाली केस स्टडी आती है ना भ्रष्टाचार वाली, तो वहां पे आप लिखना कि TSR सुब्रमण्यम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ना लिखित ऑर्डर पर ही कार्रवाई करोगे, मौखिक ऑर्डर पर कार्रवाई नहीं करोगे लोक सेवा। तो ये कहाँ काम आएगा आपकी केस स्टडी में। तो ये सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड बेसिक वो थी सेकंड ARC की 10th रिपोर्ट में बोली। इतना लिख लिया, ये वजन तो नहीं हो रहा आपके लिए, एकदम वही चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ी है, बस इनको एक वे मिल गया कि किसको बेस बना के आपको बात करनी है। ठीक है, एक मिनट में और देख लेता हूँ कुछ और है क्या। एक फिटनेस बार की कंसेप्ट दिया इन लोगों ने, फिटनेस बार। फिटनेस बार क्या हुआ कि भाई 20 वर्ष पूरा होने के बाद आप देखो कि कोई जो लोक सेवक है वो जो लोक सेवा की जो आवश्यकता है उनके फिटनेस बार में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अगर नहीं बैठ रहा तो उसको मिड टर्म ट्रेनिंग दो, और अगर फिर भी नहीं मान रहा तो उसको निपटा डालो, जैसे मोदी जी ने 27 IAS ऑफिसर के साथ किया। तो सेकंड ARC की जो 10th रिपोर्ट है उसकी समरी एक कंक्लूजन ये कहता है कि भाई साहब जो गुड गवर्नेंस है ना वो गरीबी दूर करने और विकास को प्रोत्साहित करने का सबसे बेटर माध्यम है। रिड्यूसिंग द पॉवर्टी और डेवलपमेंट को प्रोत्साहन, इंसेंटिव टू डेवलपमेंट। अगर कोई बेस्ट वे है तो वो है क्या, गुड गवर्नेंस। आई होप कि सेकंड ARC की 10th रिपोर्ट भी गई। तो 3 रिपोर्ट हो गई, 10th रिपोर्ट हो गई, 11th रिपोर्ट हो गई और फर्स्ट रिपोर्ट हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ 12th रिपोर्ट की। देख लो कुछ पता तो नहीं होगा, वैसे मैक्सिमम मैंने करवा दी इसको, मैं देख रहे। ठीक है, बुरा तो नहीं मान रहे ना कि सर इतना करवाओगे, दिमाग खराब हो रहा है। वैसे मैं ऑलरेडी ना ये जब सेकंड ARC की मार्केट में जाओगे ना तो उसकी इतनी बड़ी किताब निकलेगी ना आपका मतलब ऐसे ही चक्कर खा के गिर जाओगे। ठीक है, तो उसको एटलीस्ट मैं टाइम पे करवा तो रहा हूँ। ठीक है, 12th रिपोर्ट क्या है, नागरिक केंद्रित प्रशासन। आपको देखो मिनिमलिस्टिक इतना ध्यान रख लेना कि सेकंड ARC की कितने नंबर रिपोर्ट ने किस किस चीज के बारे में कहा है, बाकी तो आपके जो मन में है ना वो भी लिखा है। मेरा दायित्व है कि मैं थोड़ा सा ईमानदारी से आपको बेसिक समरी दे दूं, ठीक है, कि उसमें किस किस चीज के बारे में बात कही है। ठीक है, नागरिक केंद्रित शासन वाले जो एक कंसेप्ट था गांधी जी वाला, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाला और ये वाला बता चुका हूँ ना, ये वाला कंसेप्ट। दूसरा था क्रैप ट्री। ये पता है आपको, ये बताओ क्रैप ट्री क्या है क्या नहीं है। C4 कंसेंसस बेस्ड, कंसेंसस ओरिएंटेड, सहमति आधारित। R4 रेस्पॉन्सिव, A4 अकाउंटेबल जवाबदेही, P4 पार्टिसिपेटरी सहभागिता आधारित, T4 ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, R4 रेस्पॉन्सिव अनुक्रियाशील,
E for effective and efficient, that's for, और E for equitable and inclusive, समावेशी और समताधारी। ये गुड गवर्नेंस के 8 पिलर है जो किसने बोले हैं? किसने बोले? कोई बता दो अब तो। यूनाइटेड नेशन, यूएनडीपी। ठीक है, आपको कुछ एक चीजें कल्याणकारी और सक्षमकारी चीजें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ। बस कुछ एक चीजें और मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या है। एक डायग्राम मुझे करवाना था भ्रष्टाचार का, वो कर लो आप यहाँ पे बस। हाँ, ये डायग्राम कर लो। यहाँ पे है भाई नागरिक, सिटीजन। यहाँ पे है प्रशासक, यहाँ पे है उद्योगपति, और यहाँ पे है राजनीति। ठीक है, बना रहे हो कंटिन्यूस? ये भाई साहब, ये इतने बॉक्स हैं। अब इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध चलता होगा। ये क्या कर रहा है? राजनीति किसको पैसा दे रहा है? वो क्यों दे रहा है? वोट खरीदने के लिए। ठीक, नागरिक प्रशासक को पैसा दे रहा है क्यों? तीव्र सेवा प्रदाता के लिए। ये प्रशासक राजनीतिकार को क्यों पैसा दे रहा है? ट्रांसफर के लिए। ठीक है, ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड। ये भाई साहब इसको पैसा दे रहा है राजनीतिकारों को, क्यों? कैंपेन की फाइनेंसिंग। और ये क्यों दे रहे हैं कि लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट दे दो। और उद्योगपति फिर राजनीतिकार ये क्या कर रहा है कि निम्न गुणवत्ता से है। तो ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का चक्कर है। अगर पूरा भ्रष्टाचार पे क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे डायग्राम बन सकता है। समझ में आ गया? ये किसको पैसा कौन दे रहा है? ठीक है, अब मैं ये नहीं बता रहा कि भ्रष्टाचार कौन है। विवेक, एक डायग्राम बता चुका ना, विवेकाधिकार एक अधिकार मायने जवाबदेही इक्वल टू भ्रष्टाचार, करवा चुका ना सबको। ठीक है, तो वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, अगला अगला मैं कौन सी रिपोर्ट बात कर रहा था? ट्वेल्थ रिपोर्ट नागरिक केंद्रित शासन की। ठीक है, अब लोक सेवकों की जो समस्या है उसको तो आप देख लेना जो भी हो। इसमें एक बात कही गई है नागरिक चार्टर की। अब सिटीजन चार्टर क्या है आपको पता है। सिटीजन चार्टर के कौन कौन से आयाम है वो भी आपको पता है। क्यूसी बेस्ट क्या क्या होनी चाहिए वो आप देख लेना। ठीक है, दूसरे कुछ एक रिफॉर्म्स जो ये कहता है कि सिंगल विंडो सिस्टम बनना चाहिए, सर्विस डिलीवरी को बेटर किया जाए। अब चार्टर से रिलेटेड आपको एक वो पता होगा कि कैडबरी कमेटी वाला कंसेप्ट पता है ना। कैडबरी कमेटी यूके की सबसे पहले आया था। लिख लो आप जिसको नहीं लिखा है, मैं वैसे ही बोलता जा रहा हूँ। दिक्कत क्या क्या है? घटिया डिजाइन है, वन साइज फिट फॉर ऑल है, अपर्याप्त आधार है, उसको टाइम के अनुसार वो नहीं किया जाता। बेसिक चीजें जो आपको पता है, उसमें इसमें भी वही लिखा है, उसमें भी वही लिखा है, कुछ भी नया इसमें नहीं है। लेकिन व्यापक समाधान क्या हो? इसमें शिकायत निवारण तंत्र को जोड़ा जाए। वो समाधान क्या हो? इसमें चूक के मामले में शिकायत निवारण तंत्र तो हो ही गया, उसके साथ जिसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार वन साइज फिट फॉर की ऑल की क्या हो जाए, हर एक का अपना अपना प्रावधान। ठीक है, अगर आपको जो सर्विसेज है उसको आपने उल्लेख कर दिया
तो उस पे आपकी प्रमाणिकता होनी चाहिए और उसमें परामर्श समय समय पर दिया जाना चाहिए। एक सिस्टम मैंने बताया कि सिविल सोसाइटी को गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना है, तो सिटीजन चार्टर निर्माण में भी सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर इसमें काम किए जाने की आवश्यकता है। चीजें क्लियर? एक सेवोत्तम मॉडल, आपको पता होगा सेवोत्तम मॉडल क्या है, उसका मैं डायग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या था, एक तो सिटीजन चार्टर था, दूसरा क्या था, शिकायत निवारण तंत्र था, और तीसरा क्या था, कैपेसिटी बिल्डिंग थी, जो सेवा प्रदान कर रही है। इस डायग्राम को ऐसे बना लो। ये है सिटीजन चार्टर, ये है शिकायत निवारण तंत्र, तीसरा क्या है, सेवा प्रदाता, कैपेसिटी बिल्डिंग और सर्विस प्रोवाइडर। अगर हमने तीनों चीजें कर दी, भाई जो सर्विस प्रोवाइडर उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर दो, 3 लेवल का, जो सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है उनकी भी, और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी भी, सर्विस की और सर्विस प्रोवाइड करने वाली दोनों, पहला काम कर दिए। उसके बाद हमने चार्टर बना दिया कि भाई ये सेवाएं हैं, ये सेवाएं हम देने वाले हैं, इसके मानक ये हैं और ये चीजें हैं। उसके बाद उस पर एक शिकायत निवारण तंत्र बना दो कि अगर ये सेवा नहीं मिलती तो आप ही शिकायत निवारण पे कॉल कर सकते हो और आपकी शिकायत का निवारण इतने टाइम पे हो जाएगा। 3 पार्ट हो गए। अगर हमने किसी भी विभाग में ये कर दे तो कितना अच्छा हो जाए, हो सकता है ना बेटर। तो ये हमको इसमें इंक्लूड करना है कि सेवोत्तम मॉडल बेस्ट होगा। अगर उसको, एक क्या है, आईएएस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 15,700 2005, केजरीवाल जी ने खूब गाया था, जब स्वच्छता पे उनको ये मानक मिल गया था। देखो मैं किसी भी राजनीतिकार का नाम ले रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा उनके साथ लगाव है या उनके साथ तनाव है, वो बस मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए दे देता हूँ। और केजरीवाल जी ने अगर गाया था, मतलब उन्होंने काफी प्रचार किया था इस चीज का, ठीक है। ये क्या था कि अगर आप सेवा जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उत्कृष्टता के मानकों को अपना रहा है तो उसको ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मानक है वो मिलता है 15,700/2005। तो ये मानक प्राप्त करने के लिए अन्य सभी विभागों को भी कार्य करने की जरूरत है, ठीक है। और इसमें क्या है, एक तो वो आपको पता ही होगा, निर्णय निर्माण से लेकर निर्णय क्रियान्वयन तक नागरिकों की भागीदारी ली जाए, वो तो आपको पता ही है, बेसिक है ना। दूसरा ये कहता है प्रत्यायोजन का सिद्धांत, जिसको सब्सिडियरिटी मॉडल भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। सब्सिडियरिटी का सिद्धांत क्या है, इसको अपने को यूज करना है जहां पे भी आप वे फॉरवर्ड की बात करो ना, सिटीजन सेंटर। देखो कुछ एक ना, अभी मैं कंक्लूड करूंगा पूरी गवर्नेंस को क्या करना है आपको कंक्लूजन में, जहां पे भी आपको कंक्लूजन करना हो वहां पे कोशिश करो कि भाई सब्सिडियरिटी का सिद्धांत अपनाने की जरूरत है। और ये क्या है कि भाई अगर पंचायती राज को इतने अधिकार दे दो कि मैक्सिमम काम जो आदमी की आवश्यकता है वो पंचायती राज पे हो जाए, अगर कुछ ऐसे काम है जो पंचायती राज नहीं कर सके उनको फिर जिला स्तर पर भेजो या ब्लॉक स्तर पर भेजो, और वो जो दोनों स्तर पर ना हो उसको सेंट्रल स्तर या राज्य स्तर पर भेजो। लेकिन मैक्सिमम अधिकारिता नागरिकों के आसपास वाले लोगों को दो ताकि स्थानीय स्तर पर समस्या का समाधान हो सके। आई होप कि अब आपको इतना डिटेल से नहीं लिख के आना है, अब इस चीज को बस इतना लिखना है, जहां पे भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करो आप प्रत्यायोजन या सब्सिडियरिटी के सिद्धांत की बात करो, ठीक है। अब लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, दूसरा एक तो हो गया प्रत्यायोजन, इसको बोलते हैं सॉरी प्रत्यायोजन है सब्सिडियरिटी। सब्सिडियरिटी मतलब सब्सिडियरी को, ये है सब्सिडियरिटी कि भाई इसके पास अधिकतम अधिकार था, इसके पास कम, और इसके पास न्यूनतम अधिकार था, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तभी ये निर्णय ले। ये तो सब्सिडियरिटी का डायग्राम है, इसको अपने अनुसार सब बना लेना। लेकिन दूसरा क्या है, डेलीगेशन। दूसरा डेलीगेशन पे क्या है कि सब्सिडियरिटी और डेलीगेशन ना एक दूसरे से संबंधित है। डेलीगेशन क्या है कि भाई मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है, लेकिन आप में से मैं किसी एक को पहले ही ये सारी चीजें डायग्राम बना के करवा दूं, ठीक है, और वो पर्सन क्या करे कि ये सारी चीजें आपको डिलीवर कर दे, तो ये है डेलीगेशन।
आई होप कि मैंने दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझा दिए हैं। इनको यूज करके आना जहां पे भी गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए, गुड गवर्नेंस। तो सेकंड आरसी कौन सी रिपोर्ट है? 12th रिपोर्ट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। उसमें कहता है सेकंड आरसी कि भाई हमको क्या करने की जरूरत है? डेलीगेशन करने की जरूरत है। हमको क्या करने की जरूरत है? सब्सिडियरिटी के सिद्धांत की जरूरत है, ताकि हम अपने काम को न्यूनतम स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं का समाधान, स्थानीय समस्या स्थानीय समाधान, ठीक है, ये क्लियर है? लोकल प्रॉब्लम लोकल सॉल्यूशन, ये करने की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? लोकल प्रॉब्लम ये है कि भाई सब्सिडियरिटी और जो प्रत्यायोजन है, ठीक है, डेलीगेशन कर तो दे, लेकिन दिक्कत ये अगर वहां पे बेनिफिट मिलता है, अगर मान लो मैं आपको दे दूं कि भाई आशुतोष तुमको आज से पढ़ाने का काम तुम्हारा, अब आशुतोष अच्छा पढ़ा रहे हैं मान लो, ठीक है, तो मैं कहूंगा तुम सब पास हो गए, तो मैं बोलूंगा मेरा मेरा क्रेडिट है, मैंने बोला था इसको। अगर आशुतोष ने खराब पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया और तुम सब फेल हो गए, तो मैं बोलूंगा तो आशुतोष ने पढ़ाया था, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं था, इसलिए फेल हुए। तो डेलीगेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो उच्चस्थ अधिकारी है वो जवाबदेही नहीं लेना चाहते, वो बस उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। और निम्नस्थ अधिकारी की चुनौती यह है कि वो चाहता है कि मेरे को एटलीस्ट जो मैं कर रहा हूँ वो चाह रहा है कि भाई उसको भी पता है कि भाई आपने कितने, मतलब आपको अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल दूं रेलवे ट्रेन एक्सीडेंट का, तो कितने ट्रेन एक्सीडेंट सुने, कोई राजनीतिक वो नहीं है एग्जांपल, कितने ट्रेन एक्सीडेंट सुने? आपने कभी सुना है कि एआरएम डीआरएम को कभी प्रॉब्लम हुई है? नहीं हुई। कौन जाता है? ट्रेन का ड्राइवर। स्टेशन मास्टर तक को प्रॉब्लम नहीं होती। तो दिक्कत क्या है कि सब्सिडिटी एक तो देते नहीं है, और देते हैं तो फिर समस्या जब भी आ जाती है उसी पे भांडा फोड़ देते हैं। तो ये एक समस्या है, इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है। और सेकंड आरसी की 12th रिपोर्ट कहती है कि हमको प्रत्यायोजन और सब्सिडियरिटी दोनों की जरूरत है, डेलीगेशन और सब्सिडियरिटी दोनों की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ एक बेहतर कार्य संस्कृति, एक बेहतर कोड ऑफ कंडक्ट, एक बेहतर कोड ऑफ इथिक्स, इनके अनुपालन की आवश्यकता है। ठीक है, एक जो प्रॉब्लम करते हैं, देखो मैं यहाँ पे सिटीजन चार्टर की बात की, मैंने सिटीजन चार्टर को मैंने समझा भी दिया, आप यूज भी कर लोगे, ठीक है। सिटीजन चार्टर का डायग्राम में मतलब डाल दूंगा, उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप अपने उसको चेक लेना। ये मैंने आपको किसका डायग्राम दे दिया है? सेवोत्तम मॉडल का। उसके अलावा मैंने डेलीगेशन और ये सब्सिडियरिटी का सिद्धांत ये इसको अपने अनुसार बना लेना, बेसिक आइडिया दे दिया मैंने। अगला जो काम करता है वो है शिकायत निवारण तंत्र। तो अब जब भी आप सेकंड आरसी की 12th रिपोर्ट की बात करोगे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की, अगर भ्रष्टाचार की चीज है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के थ्रू सोल्व कराओ। सिटीजन चार्टर की बात आ रही है तो 12th रिपोर्ट का काम लेना है। शिकायत निवारण तंत्र की अगर बात की जा रही है तो वहां पे भी हम लोग 12th रिपोर्ट का ही काम लेंगे। और इसके लिए कौन कौन से मॉडल है? सीपी ग्राम हो गया, सीवीसी हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, एसटीएससी कमीशन हो गया। ये क्या है? एक तरीके से शिकायत निवारण तंत्र ही तो है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए सॉल्यूशन का काम करेगी। ठीक है, ये तो बारे में आपको पता होगा तो मैं ज्यादा नहीं देख पा रहा। जैसे यूपी का लोकवाणी है, ठीक है। और एक वो अभी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ एक चीजें शुरू की है, जैसे कि यार आप लोग हंसते हो यार, मतलब ऐसे, मतलब मैं सीरियस बोल रहा हूँ कि उन्होंने शुरू की है एक तो दीक्षा, दीक्षा है शायद, कि भाई जो ऊपर से नीचे तक वो जो प्रगति पोर्टल, ठीक है। दूसरा एक इंटरनल ग्रीवांस सिस्टम भी हो, हर एक सिस्टम में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंटरनल ग्रीवांस सिस्टम भी हो, जैसे सी बॉक्स वाला कंसेप्ट आपने सुना होगा, ठीक है, वो बेस्ट प्रैक्टिस है। तो हर एक विभाग में इंटरनल ग्रीवांस सिस्टम मैकेनिज्म हो, स्ट्रॉन्ग इंटरनल ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना ही चाहिए। ठीक है, 12th रिपोर्ट समझ में आई। उसके अलावा कुछ एक चीजें, ठीक है, कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, प्रक्रियाओं का सिंप्लीकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, शिकायत निवारण तंत्र,
सिटीजन चार्टर, ये सारी चीजें क्या है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस बनाने के आधार है। कौन कहता है, सेकेंड ईआरसी की 12th रिपोर्ट। तो 4-5 चीजें, शिकायत निवारण तंत्र आता है, सिटीजन चार्टर आता है और ये सारी चीजें आती है। तो किसका बेसिक यूज करोगे, कौन सी रिपोर्ट, 12th रिपोर्ट। इतना क्लियर। बाकी की रिपोर्ट भी आज ही करा दूं या 2 घंटे का गैप लेके करूँ, अभी करवा दे, हैंड रेज करो जो चाहते हैं कि अभी करवा दे। अरे सॉरी सॉरी, जानते हो क्या मेरे लिए डायलॉग होना चाहिए, जीने नहीं दूंगा अगला, अब कुछ एक दो रिपोर्ट और है जिनको मैं इंपोर्टेंट है उनको मैं पहले करूंगा, जैसे 9th रिपोर्ट है, ठीक है। एक मिनट में चीजें देख लो। हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं करा रहा हूँ, मत करो हैंड रेस। अभी तो काफी रिपोर्ट बच रही है यार, बहुत काम बच रहा है, ठीक है। अगले हम बात कर रहे हैं किसकी, 9th रिपोर्ट की। 9th रिपोर्ट क्या है, सामाजिक पूंजी एक साझी नियति। आज तो मैंने एक से भी रिपोर्ट का नाम नहीं पूछा है भाई। अगली बार अगर रास्ते में भी कोई मिल गया ना, मैं जा रहा हूँ मान लो ऑफिस से और घर, पकड़ के पूछूंगा रास्ते में, ठीक है, तो याद कर लेना। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे को कोई मजा आने वाला है, एटलीस्ट आपका जब भी गवर्नेंस का कोई क्वेश्चन आएगा आपका कंक्लूजन रेडी है। जहां पे भी आतंकवाद का क्वेश्चन आएगा आपका कंक्लूजन रेडी है, आपको कुछ करना ही नहीं है। मैं इतना करा रहा हूँ कि जहां पे भी आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा ना, इवन कोई भी टॉपिक पे, तो आपके पास आर्ग्यूमेंट रहेगा। और वो मैं समझा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि समझा नहीं रहा हूँ। सब्सिडियरिटी का सिद्धांत, जब भी पंचायती राज आएगा सब्सिडियरिटी सिद्धांत यूज करोगे फॉरवर्ड में, डेलीगेशन का यूज करो सब्सिडियरिटी के सिद्धांत के साथ, पंचायती राज के साथ। संसदीय समिति का है तब भी इसको यूज करो। तो ये तो आपको यूटिलाइज करना, आपको सीखना है। अगर नहीं हो रहे तो फिर मेरे को, अभी तो मेरे को खुद कोई समरी जो मैं बता रहा हूँ वो भेज देना ग्रुप पे, जिसकी राइटिंग अच्छी हो, दोनों हिंदी इंग्लिश वाले ग्रुप पे भेज देना। क्योंकि मेरे को भी, मैं भी पूरी समरी को जो मैंने लिखे हुए ना, हाईलाइट किए हुए, उन्हीं को, हाईलाइटेड चीजों को ही मैं करवा रहा हूँ। क्योंकि मेरी जो समरी थी वो कहीं गायब हो गई है, या आशुतोष जैसे लोग ले गए मांग मांग के कि सर नोट्स दे दो, ठीक है। अगला, गांधी जी कहते हैं, गांधी जी नहीं कहते एक्चुअली, मैंने ये बताया भी था कि जो क्या है सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल समझाई थी ना मैंने इकोनॉमिक्स में, ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल, इथिकल कैपिटल, ये सारी चीजें मैं चर्चा कर चुका हूँ। अगर मैं बात करूं सामाजिक पूंजी की साझी नीति, तो इसमें कुछ एक चीजें हैं कि सोशल सोशल सोसाइटी, सोशल कैपिटल क्या है कि जो एक नेशन के लिए सोशल ग्लू की तरह काम करती है, गोंद की तरह। जानते हो ना गोंद क्या होता है, अरे वही जिससे किताबें कहते थे, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक की परिभाषा है। ये क्या करती है कि लोगों में आपसी सहयोग की आकांक्षा को बढ़ावा देती है, साथ ही साथ साझा मूल्य, जो कॉमन वैल्यूज है, उनमें समाज की जो, देखो एक कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया में, ठीक है। अगर सोशल कैपिटल होगा तो जो कल्चरल डाइवर्सिटी उसका हम लोग सम्मान करेंगे, तो कल्चरल डेमोक्रेसी एक तरीके से स्थापित कर पाएंगे। और जैसे ही कल्चरल डेमोक्रेसी स्थापित कर पाए हम लोग, लोगों में विश्वास और विकास दोनों एक साथ बढ़ सकेगा। क्या मस्त मस्त कीवर्ड मैं यूज करता हूँ कभी कभी, मेरे को लगता है।
अब देखो, सामाजिक पूंजी, जब भी एनजीओ से रिलेटेड कोई रिफॉर्म की बात आए, मैं रिफॉर्म अभी बता दूंगा, बस मैं बता रहा हूँ कि कहाँ यूज करनी है। अब ऐसे चलेंगे, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ ना ऐसे एक साथ करता हूँ तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कहाँ यूज करना है। दूसरा, जब भी आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करोगे, सेकंड ईयर की 9th रिपोर्ट काम आएगी आपकी, ठीक है। जहां पे भी आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करोगे, माइक्रो फाइनेंस की बात करोगे, क्या काम आएगी? सेकंड ईयर की 9th रिपोर्ट। अब इसमें खुद के वो कुदुमश्री हो गया, वो सारी चीजें इसमें दी हुई है, मायराड़ा, कुदुमश्री, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ है? बस इतना ही है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हो गया, बस इसमें क्या कहा है, माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा दो, ये सारी चीजें मैं वो सारी चीजें करवा रहा हूँ ना। बस इन चीजों के बारे में, सॉरी दबाव समूह, इन सारी चीजों के बारे में जब भी चीजें आए तो अपने को एड ऑन यहाँ पे करनी ही करनी है। अब मैं कुछ एक कंक्लूजन करवा रहा हूँ आपको, एनजीओ से रिलेटेड क्या वे फॉरवर्ड है, क्या इन्होंने सुझाव दिए, और एक एक चीज से रिलेटेड, ठीक है। एनजीओ से रिलेटेड एक तो अपने को कुछ एक डेटा फैक्ट याद रखना है। इसमें मैं डेटा फैक्ट ऑलरेडी करवा चुका हूँ कि भाई एक तो है रूरल, दूसरा है अर्बन। इसमें अनुपात क्या है कि अगर 1000 लोग हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी 1000 लोग हैं, तो यहाँ पे 4 एनजीओ है भाई साहब, 1000 लोग। जबकि रूरल में क्या है, कितने हैं? 2.3 एनजीओ है। तो एक रीजनल डिस्पैरिटी हम कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं एनजीओ को की वर्किंग को लेकर। ये क्या होते हैं? सोसाइटी एक्ट 1860, उसके तहत प्राय रजिस्टर रहते हैं। दर्पण पोर्टल अपने को यूज करना ही करना है, ठीक है। और कुछ एक ना अपने को क्या करना है कि भाई आपको एनजीओ का नाम याद रखना है। नाम कैसे याद रखने? आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या है, मुद्दे आधारित कौन है, एनवायरमेंट से रिलेटेड WWF, ग्रीन पीस, IUCN, सेल्फ जैसे सहायता समूह है, PRS इंडिया। चैरिटी ग्रुप क्या है? गूंज हो गया, हनी बी हो गया, ग्रास रूट। राजनीति क्या है? RSS हो गया। ये क्या है? एनजीओ। ये तरीके से एक एनजीओ दबाव समूह हो सकता है क्या? ठीक है। इसके अलावा आजीविका की सुरक्षा से रिलेटेड कुदमश्री हो गया, सेवा हो गया। वंचित वर्गों के लिए क्या है? नाज फाउंडेशन है, संभावना एनजीओ। तो ये सारे एनजीओ का एक बार एग्जांपल ध्यान रखना, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट एग्जांपल। सेकंड ईयर भी इनके नामांकन करती है, मैंने थोड़े सा मॉडिफिकेशन के साथ इनके नाम बता दिए। दिक्कत क्या है कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन खेतों को साधते हैं, जो शहरी अभी जाते थे उससे ज्यादा जुड़े हुए हैं, विकासात्मक कार्यों में बाधा बनाते हैं, जैसे ग्रीन पीस वाला। तो बेसिक चीजें तो वो आपने पढ़ रखी है, वो मैंने डिस्कस करा, ठीक है। एनजीओ के अगर मैं बात करूं तो इसके लिए कौन सा कानून ला रखा है? FCRA, ठीक है। FCRA कानून में अभी हाल ही में संशोधन आया, तो उसको ध्यान रखना। बाकी तो सारी चीजें यही है कि 2010 से 2019 के बीच 19,000 एनजीओ उन्होंने रद्द कर दिए थे। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब एनजीओ क्या काम कर सकते हैं? ऑलरेडी मैं एक लाइन बता चुका हूँ, तो वही यूज करनी है कि एनजीओ का क्वेश्चन है तो भी अपना कंक्लूजन वही रहेगा कि सेकंड आरसी की जो 9th रिपोर्ट है, कौन सी है? सामाजिक पूंजी साझी नीति, उसमें सेकंड आरसी कहती है कि भाई सिविल सोसाइटी और जो सिविल सेवक है, दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो हम एक बेटर गवर्नेंस का निर्माण कर पाएंगे, तो सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच पे काम करेगी। बस हो गया। एनजीओ क्या है? सिविल सोसाइटी का तो पार्ट हर जगह काम आएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप वही काम आएगा। बस आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीजें यूज करनी है। आई होप की चीजें क्लियर हो, है ना। अब दबाव समूह, आपको पता है कि दबाव समूह क्या होते हैं क्या नहीं होते, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। बस इससे रिलेटेड जो भी वे फॉरवर्ड है आप सेकेंड ईयर के 10th रिपोर्ट को काम में ले सकते हो, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड अगर कुछ चीजें हैं तो वो मैं आपको कंक्लूजन के लिए बता देता हूँ, ठीक है।
एक तो नाबार्ड का ई शक्ति प्रोजेक्ट, इसमें बेस्ट प्रैक्टिस का एग्जाम्पल है। और इनके साथ ना सेकंड एआरसी की 10th रिपोर्ट कहती है कि इनको ना आप एज ए आजीविका के साधन की तरह मत देखो, इनको फ्यूचर एंटरप्रेन्योर की तरह देखो, भावी उद्यमी की तरह। लेकिन दिक्कत क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप की? ड्वार्फिज्म। जैसे एमएसएमई ड्वार्फिज्म था ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप ड्वार्फिज्म यहाँ पे कंसेप्ट आएगा। और सबसे बड़ा जो सर्वे बताया ना कि अगर गरीबी निवारण में अगर किसी ने काम किया है ना तो वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका एक डेटा ना मैं आपको करवाऊंगा, अभी तो है नहीं शायद, लेकिन मैं फ्यूचर में डेटा करवा दूंगा। लेकिन दिक्कत क्या है सेल्फ हेल्प ग्रुप की? कुछ एक चीजें ना सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में लिख लो अगर कुछ चीजें मेरे को लगती है जो। हाँ, एक तो नाबार्ड वाला तो ई शक्ति प्रोजेक्ट तो मैंने बताई दिया, महिला सशक्तिकरण में इसने भूमिका निभाई। स्पिल ओवर इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट इसका काफी होता है। जैसे स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है? काम एक ही होता है लेकिन इसके प्रभाव 3-4 जगह होते हैं। लाइक कैसे कि भाई दे तो रहा आजीविका सुरक्षा है, लेकिन इससे क्या होगी? पोषण सुरक्षा, महिलाओं की जो जीवन दशा है वो भी बेटर होगी। ठीक है, जो चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट है, मदर मोर्टिलिटी रेट है, एमएमआर, वो कम होगी। और सोशल जस्टिस का एक बेस बन गया है। ठीक है, सोशल कैपिटल का तो बेस है ही। कुछ एक उद्यमश्री केरला का 1988 में शुरू हुआ, 4.4 मिलियन लोग रुके जुड़े में, कैटरिंग सेवाएं, बस इतना बहुत है। इसका क्या इंपॉर्टेंट है? डेमोक्रेटिक डीपनिंग एक कीवर्ड है, पीडीएस ऑपरेटिंग महाराष्ट्र का, बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंस के रूप में भी काम करता है, बैंक सखी प्रोग्राम, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की तरह काम करते हैं, मनरेगा के क्रियान्वयन में काफी योगदान दिया इन्होंने, और पोषण और मातृत्व सुरक्षा इस पिलोर इफेक्ट वाला कंसेप्ट में बता चुका हूँ। दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि नॉर्थ ईस्ट में तो ओनली 3% काम करते हैं, 3% इन नॉर्थ ईस्ट, और 95% है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तीसरी दिक्कत क्या? नॉलेज गैप है। वही एचडीएफएल आईटी है, कुछ भी नया नहीं बता रहा। एचडीएफएल आईटी चलेगा, दौड़ेगा इसमें। अब इसके लिए ना एक तो सेकंड या 9th रिपोर्ट हो गई, इसके लिए 2 रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तो है शेरंगराजन रिपोर्ट, शेरंगराजन रिपोर्ट कहती है कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, इससे एक की फैक्टर है किसका? वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन का। लेकिन इनकी कुछ एक प्रॉब्लम है, जैसे कि कम्युनिटी जो जो कम्युनिटी का जो नेटवर्क है वो कमजोर है, उसको बेटर किया जाए। अनुपयोगी कार्यों में जो फाइनेंस जो एक्सपेंस होता है उसको कम करो। इनका जो कोलेटरल है उसकी सिक्योरिटी दो। अब इसके प्रोग्राम तो आपको पता ही है, लिज्जत पापड़, आशीर्वाद आटा, ये सारे इसी के एग्जाम्पल। ठीक है, बस इतना ही सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड था, बाकी आप लिख दो। ठीक है, 9th रिपोर्ट कंप्लीट। किस किस के बारे में लिखना है, क्या क्या लिखना है, आप जो आपका मन करे वो लिख देना, वो चलेगा। बस जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगा वो मैंने बता दिया उस रिपोर्ट से रिलेटेड। अब कुछ एक रिपोर्ट, 1-2 रिपोर्ट और जो इंपॉर्टेंट है, बाकी में तो फिर मैं नाम बता के छोड़ दूंगा। ठीक है, 4th रिपोर्ट कुछ बता तो नहीं ना? कुछ नहीं था, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो इंपॉर्टेंट था ना वो चली गई। 4th रिपोर्ट, गांधी जी वाला कोटेशन में करवा ही चुका हूँ इस 4th रिपोर्ट का। ठीक है, और चीजें क्या थी?
लोक सेवा में नैतिकता से संबंधित आपको पता ही है, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात करूं, कोड ऑफ इथिक्स की बात करो, तो ये इसमें बात कही गई है इनके बारे में। एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, नोलान कमेटी की भी इसमें बात की गई है। नोलान कमेटी पता है ना आपको? ये वैल्यू अपने अनुसार देख लेना। ये बात करता है कि भाई क्यों, मतलब लोक सेवकों के लिए कोड ऑफ इथिक्स क्यों हो? जो संसद है, जो मंत्री है, उनके लिए भी तो कोड ऑफ इथिक्स होनी चाहिए ना। और जहां पे भी आप दल बदल की बात करो, जहां पे भी आप संसद की जो कार्यदक्षता उसकी कमी की बात करो, वहां पे फोर्थ रिपोर्ट काम में लो ना भाई। सेकंड ईयर की फोर्थ रिपोर्ट तो बोली है एमपी लेड स्कीम हो या संपत्ति का ब्यौरा देने हो, किसी से भी रिलेटेड। इसी रिपोर्ट में गांधी जी के 7 पाक की बात की भाई साहब, जो यूपीएससी ने पूछा है। अब वो पता ही होगा, बिना सिद्धांत के राजनीति, बिना काम के धन, बिना अंतःकरण के आराम, बिना चरित्र के ज्ञान, बिना नैतिकता के व्यापार, और बिना बलिदान के पूजा, बिना मानवता के विज्ञान, और बिना ज्ञान के पढ़ाना, जो कि मैं कर रहा हूँ। ये नहीं है बस, ठीक है। एक इन्होंने कीवर्ड किया है, यूज किया है, द क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रोफेशन। ये कीवर्ड काम आएगा अपने, जहां पे भी आप सिविल सर्वेंट के लिए काम बात करोगे तो क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रोफेशन की बात है वहां पे। व्हाई यू वांट टू सिविल सर्वेंट? प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी। राजनीति का प्राधिकरण क्या दिक्कत है? भाई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई जाना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते आप राजनीति? द प्रोफेशन ऑफ क्रेडिबिलिटी, ठीक है। ये ओनली मंत्रियों की तो बात, ये मंत्री में मतलब विधायिका, न्यायपालिका, इसमें भी कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट की बात करती है फोर्थ रिपोर्ट, नॉट ओनली फेयर और सिविल सर्वेंट। और न्यायपालिका ने क्या किया कि अपनी जो इथिकल जो है फ्रेमवर्क, भाई एक इथिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए सबके लिए। तो उन्होंने थोड़ी देर इथिकल फ्रेमवर्क फॉर द जुडिशरी, उसमें क्या किया? रिस्ट्रेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जुडिशियल लाइफ, न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन 1997 में एक फ्रेमवर्क लाया। किसके लिए? न्यायिक, उसके लिए, न्यायालय के लिए। उसमें उन्होंने कहा कि इसकी सूचना दोगे, तुमने कितना भ्रष्टाचार किया है, कितना पैसा है तुम्हारे पास, वो सारी चीजें उसमें थी, ठीक है, 1997। तो ये क्या कर सकते कि ऐसा ही कानून किसके लिए लाया जा सकता है? जैसे तो हम लोगों ने कोड ऑफ जो कोड ऑफ कंडक्ट का चुनाव आयोग का, उसमें है ऐसा प्रोविजन, लेकिन एक जो चयनित अधिकारी है उनके लिए भी तो किया जा सकता है। और फिर भ्रष्टाचार के समाधान से रिलेटेड जब भी आपको कोई बात करनी हो तो हम लोग इसको यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही होगा आर्टिकल 311, आर्टिकल 311 क्या पता है ना आपको? लोक सेवकों के संरक्षण से संबंधित। तो सेकंड ईयर से बोलते हैं कि 311 का जो प्रोविजन है ना, इसको थोड़ा सा वो करो भाई, आर्टिकल 311 इसको थोड़ा सा लूज करो। इसमें क्या है, ज्यादा संरक्षण दे दिया, इस वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये बात करते हैं सोशल ऑडिट की। सेकंड ईयर की फोर्थ रिपोर्ट, पता है ना सोशल ऑडिट क्या है? ये बात करता है इंटीग्रिटी पे एक्ट। पॉजिटिव साइलेंस की भी मना करता है कि भाई आपको साइलेंस क्यों रहना है? भाई आपको पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, वो नेगेटिव साइलेंस। इसमें इन्होंने बोला कि अगर आप पॉजिटिव साइलेंस की बात करता है कि वो जो मैंने बोला टोरा, ये पॉजिटिव साइलेंस, मैंने 2-4 बार बता चुका हूँ इसको बारे में।
ग्रुप पे भी डाला। पॉजिटिव साइलेंस क्या, अगर आपके पास कोई कानून नहीं है, आपने नियमित टाइम पे जवाब नहीं दिया, तो आपको मानेंगे कि आपकी गलती है, प्रशासन को मानना चाहिए। अगर आपके पास कोई कानून नहीं है और आपके पास आपको कुछ मांगा गया, तो आप मानोगे आपका अप्रूव हो गया चीज। पॉजिटिव साइलेंस की बात करता है। ये करता है डिस्क्रिप्शन को कम किया जाए, रूल बेस्ड सिस्टम बनाया जाए। सर पे बैठा दो मेरे पे। नहीं आप ही बोल रहे हैं। कितने लोग हैं? थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है, फ्री करता हूँ। हैं? अच्छा, तो पीछे अरुण सर क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है। भाई साहब जल्दी सेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, बाकी चीजें हम लोग बाद में कर लेंगे। 2-4 रिपोर्ट है तो मैं मतलब 9:30 के आसपास करूंगा, 15-20 मिनट की चीजें हैं तो मैं वहां कर दूंगा, है ना। रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो वहां देख लेना यार। काम की चीजें मैं डिस्कस कर दिया हूँ। ये लास्ट रिपोर्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी का तो नाम और सुझाव, बस इतना ही काम था, तो वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। वैसे मेरी बैटरी चली गई और मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफी लोग वो है वेटिंग में, ठीक है। बाकी शिकायत निवारण तंत्र, ये सारी चीजें मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द होनेस्ट सिविल सर्वेंट, उसकी भी ये बात करता है। प्रोएक्टिव विजिलेंस ऑन करप्शन की बात करता है, और ऑडिट की तो बात कर ही ली है ना। ठीक है, तो सेकंड या फोर्थ रिपोर्ट में ये सारी चीजें हैं, इनसे एक बार गो थ्रू हो लेना। मैक्सिमम चीजें मैंने करवा दी है, अभी 2-3 रिपोर्ट और है, ठीक है। एक तो मेरे हिसाब से थर्ड रिपोर्ट है, मतलब वो जो काम की चीजें लिखनी थी मैंने लिखवा दी है। इन फ्यूचर वाली जो रिपोर्ट है मैं उनको आज 9:30 के आसपास में सेशन लूंगा, आधे घंटे की क्लास होगी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लूंगा तब का, ठीक है। उसमें जितने भी काम की चीजें हैं वो मैं जल्दी करवा दूंगा ना। बाकी ठीक है, सेशन के लिए धन्यवाद। आई होप कि पॉजिटिव सेशन रहा होगा, फायदा तो कुछ मिला ही होगा। बाकी गांधी जी की 7 बात तो आपने पढ़ ही ली है, ठीक है। वो समरी भेज देना, जिसने बना ली है वो समरी मेरे को एक बार भेज देना, थोड़ा सही तरीके से। 9:30 पे मिलते हैं।